तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की क्लास होगी बीएड सेकंड ईयर की, जिसमें हम पेपर थर्ड की करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्राच्य और पाश्चात्यवाद विवाद का कारण क्या था, ये हम जानेंगे आज के पहले प्रश्न में। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो विवाद हुआ था इसका प्रमुख कारण 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के 43वीं धारा में प्रयोग हुए सिर्फ 2 शब्द थे। अब वे शब्द कौन कौन से देखिएगा, साहित्य था एक, और दूसरा क्या था, भारतीय विद्वान। बस इन्हीं 2 शब्दों की वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ था। एक लोग कौन थे, प्राच्यवादी, और दूसरे पाश्चात्यवादी। ये 2 अलग अलग समितियां थी। इन्हीं लोगों ने इस जो शब्द है साहित्य और भारतीय विद्वान, इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से अलग अलग की थी। बस यहीं से क्या हुआ था कि प्राच्य और पाश्चात्यवाद नाम का विवाद उत्पन्न हो गया था। तो दोस्तों ये कारण था प्रमुख, इन 2 शब्द थे, इसी के कारण इसका विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इसकी एक वीडियो पड़ी है, आप उससे बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, निस्यंदन, जिसे छनाई कहते हैं या फिर आप फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कह सकते हैं। तो जानेंगे फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। देखिए, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ होता है निस्यंदन, अर्थात छानने की क्रिया या छानने की विधि। व्यापारियों की जो कंपनी थी, उन्हीं के कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम खर्च करना चाहते थे वो लोग। तो उन लोगों ने कौन सा सिद्धांत अपनाया कि वो चाहते थे कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, उच्च वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा दे दी जाए और निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को या मनुष्यों को शिक्षा ना दी जाए। उनका मतलब ये था कि जब आप उच्च वर्गों को शिक्षा दे देंगे तो उन्हीं के द्वारा व्यक्तियों से छन छन करके निम्न वर्ग में शिक्षा पहुंच जाएगी। तो यही इनका छनाई का सिद्धांत था। अब यहाँ पर क्या लिखा है हम देख लेते हैं एक बार। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन खर्च करते थे, अतः उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए ही किया जाए, कि शिक्षा इन व्यक्तियों से खुद ही छन छन कर निम्न वर्गों के लोगों में पहुंच जाएगी। तो यही इनका निस्यंदन या फिल्ट्रेशन सिद्धांत रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, उड का घोषणा पत्र क्या था, किसे कहते हैं उड का घोषणा पत्र। तो दोस्तों 1853 ईस्वी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के अवसर पर एक जांच समिति का गठन हुआ था, जिसे भारतीय शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। समिति ने जो सुझाव दिया उसे 1944 के आदेश पत्र में स्थान दिया गया और इसी को क्या कहा गया, उड का घोषणा पत्र कहा गया। तो दोस्तों ये था उड का घोषणा पत्र, और ये सारे जो टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक कब पारित किया गया और इसके उद्देश्य क्या थे, ये जानिएगा। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए गोखले विधेयक या गोखले बिल के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे। गोखले विधेयक का प्रस्ताव 16 मार्च 1911 केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया। किसने, गोखले जी ने। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, देखिए, देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, गोखले बिल का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसे पारित कब किया गया, लागू कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधा कृष्णन आयोग के क्या सुझाव थे। तो देखिएगा, राधा कृष्णन आयोग के सुझाव ये थे कि उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं का
3 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, यही इनका सुझाव था। अब वो भाषा कौन कौन सी है देखिएगा। पहली भाषा मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाए बालकों को, हिंदी अर्थात संघीय भाषा में शिक्षा दी जाए, और तीसरी भाषा अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए। तो यही इनके सुझाव थे राधा कृष्ण आयोग के कि उच्चतर माध्यमिक हो या विश्वविद्यालय स्तर पर बालकों को तीनों भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की जांच का मुख्य विषय क्या था? तो ये देखिएगा, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच कर उनके विषय में रिपोर्ट देना तथा उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना ही इनका विषय था। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछे तब आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख देंगे, बहुत अच्छे से आपका मार्क्स आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में आप क्या जानते हैं? दोस्तों देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 1986 के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कि इसके अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में समान शैक्षिक संरचना लागू करने का प्रस्ताव रखा गया कि पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में क्या हो, समान शैक्षिक संरचना हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण देश के हित में समान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें सामान्य केंद्रक होगा और अन्य भागों में भी लचीलापन रहेगा। तो ये इनका सुझाव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसे आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था? इसके अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कुछ आवश्यक चार्ट होने चाहिए या फिर मानचित्र होने चाहिए, श्यामपट्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, टाटपट्टी जिस पर बच्चे बैठते हों, और भी कुछ उपयोगी सामग्री प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराई जाए। यही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आरंभ में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के हेतु 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और बाद में जैसे जैसे कोई नई क्लास जोड़ी जाएगी, प्रत्येक क्लास के लिए एक नया टीचर वहां पर नियुक्त कर दिया जाए। तो यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो योजना थी यही थी कि हाँ, हर प्राथमिक विद्यालय में बड़े कमरे हों, चार्ट हो, श्यामपट्ट हो, सारी चीज़ें, सारी उपयोगी सामग्री जो हैं उनकी व्यवस्था की जाए और साथ ही टीचर भी नियुक्त किया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या है नवोदय विद्यालय के विषय में बताइए। तो जान लीजिए कि नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई और क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आर्थिक रूप से दुर्बल और ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के लिए उद्देश्य से गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। और ये जो गति निर्धारक विद्यालय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाएं हैं, वो 5वीं कक्षा के ऊपर कुछ लोग नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, या फिर उनका आर्थिक रूप से वो दुर्बल हैं, तो उन्हीं के लिए ये विद्यालय खोले गए और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, नवोदय विद्यालय। तो दोस्तों, ये था नवोदय विद्यालय। ये किस लिए खोले गए? ग्रामीण क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं हैं उनको 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ाने के लिए खोला गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषता थी रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा को आधुनिकीकरण करना, और देखिएगा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना और शैक्षिक अपव्यय को समाप्त करना, कि शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय ना हो, कुछ फालतू खर्च ना हो, इसमें इसको समाप्त करना और सुधार करना ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न रखेंगे, शिक्षा में लैंगिक समानता से क्या आशय है। शिक्षा में लैंगिक समानता क्या है। तो देखिएगा, लिंग समानता या लैंगिक समानता का शाब्दिक अर्थ है स्त्री पुरुष में समानता की भावना। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि क्या है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश रहा है अपना, एवं यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। आज भी हमारे देश में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही चल रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपके घर में
जो मुखिया हैं वो अक्सर अधिक से अधिक लोगों के घर में जो मुखिया होते हैं वो घर के पिताजी होते हैं या दादाजी होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय संविधान में लिंगों के बीच संपूर्ण समता की घोषणा की गई थी। यही है हमारा लैंगिक समानता। शिक्षा के क्षेत्र में, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो वहाँ पर जो बालक बालिकाएं हैं उनके शिक्षा में जो समान व्यवस्था है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि समान व्यवस्था की जाए, लैंगिक समानता दी जाए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।